हम्म। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सोनम वांगचुक, अब तो क्या क्या चीज निकल चुकी है। एनएसए लग गया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दो काउंसलर्स जो लद्दाख में थे, मास्क शास्क पहन के लीड कर रहे थे, वो भी सरेंडर कर चुके हैं। बेसिकली डंडे का राज अब शुरू हो चुका है। इनको अब पता चल रहा है कि भैया द गेम इज ओवर। बट ये था क्या? लेट्स फाइंड आउट आर सर के साथ। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। आदि, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा था, जिसको बड़बोलापन कहते हैं। आई हर्ड वन ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, जिसमें कि इसने कहा कि अगर आगे चाइना चढ़ाई करता है इंडिया में, मतलब इन्वेशन करता है, तो हो सकता है लद्दाखी लोग साथ नहीं दें। एक इसने ये स्टेटमेंट दिया था। दूसरा, इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अ, भगवान राम और सीता माता के बारे में इसने कहा था कि जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो वो एक तरह से सीता को रावण से रेस्क्यू करने जैसा था। लेकिन उसके बाद सीता को कहता है ये कि आपने बीच बाजार में बेच दिया। मैं इस का वर्णन इसलिए कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट का, क्योंकि जिस रावण के ये बात कर रहा है, यानी कि कश्मीर घाटी की जो लीडरशिप है, उस रावण के नीचे, अब्दुल्लास के नीचे, इसका बाप कैबिनेट मिनिस्टर था। और आज वही रावण, फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला, हैव कम आउट इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ दिस फिल्म। इसके सपोर्ट में उतर गया। तो ये समझ जाओ ये किस प्रवृत्ति का आदमी है। और कौन कौन सी ताकतें हैं आप देखो ना। महबूबा मुफ्ती भी इसके सपोर्ट में आई है। जितने छटे हुए हमारे यहाँ देश के बदमाश हैं, सेपरेटिस्ट माइंडेड पीपल, एंटी नेशनल्स, सभी इसके सपोर्ट में आए। और ये भी बता दूं कि जब तक इसके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस समय उसकी उम्र काफी थी सर। ये he is now 60, that time he was, you know, in the 50s। कभी भी इसने कभी इसने यूपीए रेजिम में, या वो वाली जब अब्दुल्ला वाली रेजिम थी, उसमें इसने कभी भी ये और इसका या इनके पिताजी, कभी भी उन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की बात ही नहीं की। यूनियन टेरिटरी स्टेटस की बात ही नहीं की। ऑल दिस जेन जी, उस समय तो इसकी भी उम्र थी ना, जेन जी वाली। अब इनका ये पाप बना घूम घूम रहा है। पहले तो इसकी भी उम्र थी, जेन जी वाली। कभी इसने ये इस तरह का वायलेंस और इस तरह की भाषा और इस तरह का धमकी इसने कभी दिया था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करो? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ही नेवर डिड इट। और क्या धमकी देता है कि मुझे अंदर करोगे तो मैं, इट विल बी इवन मोर डेंजरस देन आई बीइंग आउटसाइड। किसको धमकी दे रहा है? गुस्सा स्पिल ओवर कर गया, सड़कों पे स्पिल ओवर कर गया। ये मैंने बहुत, मतलब ये सब बहुत सुन चुका हूं। और गुस्सा केवल वन वे नहीं होता है, गुस्सा हमको भी है। चलो अजमा लेते हैं, माई एंगर वर्सेस योर एंगर। ये मैंने बहुत ये नौटंकी सुन ली है, गुस्सा आ गया, इट स्पिल्ड ओवर टू द स्ट्रीट्स।
इसलिए आग लगा दी, जिंदा जला दिया, बिल्डिंगें तोड़ दी, फोड़ दी, प्लेन को हाईजैक कर लिया, गुस्सा आ गया था। और हमारे यहाँ कुछ लोग जो कि जैसे लगा है कि उनका जैसे ब्रीफ लिए हुए हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स, अरे लद्दाखी दे आर सच इनोसेंट पीपल। ये है, अब कौन कहता नहीं है, मैं भी वहां नौकरी कर चुका हूं, आई वाज इन दरबुक, मैं आई नो दैट एरिया। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो वायलेंस हुआ है, आगजनी की है, कि आसमान से लोग आए। तो देखिए ये पूरा, आपके दर्शकों को मैं इतना बता जाना चाहती कि कोई भी इस तरह की जब घटना घटती है, घटनाक्रम चलता है एक के बाद एक, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उसके पहले अरब स्प्रिंग, और अब ये क्यों हुआ? क्या इसके पीछे साजिश क्या है? आप देखिए, एक ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि ये जितने मोबिलाइजेशंस होते हैं इस तरह के, चाहे वो जेन जी हो या वो अरब स्प्रिंग हो, वो सारे के सारे रेजीम चेंज के लिए होते हैं। क्या गया सर, वेर एज मी टू कैंपेन का क्या हुआ? मी टू बंद हो गया? कहते हैं कि भाई एक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को हटाना था तो उसने मी टू कैंपेन शुरू कर दिया। मी टू मुझे, और उसमें मुझे तो अपने मीडिया हाउसेस पर हैरानी होती है कि इनको कहीं से तो पैसा मिलता है ना। तुम भी चलाओ मी टू, ये भी चलाओ मी टू, मेरे साथ भी मी टू, 20 साल पहले मी टू, 40 साल मेरे प्रीवियस लाइफ में मी टू। ठीक है, क्या हो गया? तो ये जो टिपिकल नॉमन क्लेचर्स, यू नो दिस, ये जो क्या इसको बोलते हैं, नो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज जो ये करेंसी में आती है, और फिर ये हमारे जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक एक तूफान सा आता है, फिर वो तूफान खत्म हो जाता है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट एजेंडा, अमेरिकन और द वेस्टर्न एजेंडा। तो आप देखोगे ये जितना, ये जेन जी या जो भी रेवोल्यूशन जो है, वो चाहे मतलब यूक्रेन में है या बांग्लादेश में है या श्रीलंका में है या भारत में है, इसका भी उद्देश्य भी कोई सिक्स शेड्यूल नहीं है सर। इट इज बेसिक, इट इज रेजीम चेंज। अब ये है क्या कि ये जो आप एक जैसा पैटर्न देखते हैं, इसमें क्या है, ये फ्लैश मॉब्स अपराइजिंग, इसका इनेबलर क्या है? इसका इनेबलर है सोशल मीडिया। और ये जो सोशल मीडिया का एरेना है, उस पर टोटल मोनोपोली है वेस्टर्न कंट्रीज का। मैं ये नहीं कह रहा हूं नेपाल में वो सरकार बहुत, आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन दिस माओइस्ट वर गॉन, क्योंकि मैं तो कर्मा में विश्वास करता हूं, जिस खूनी रास्ते से आए थे ये खूनी रास्ते से गए। एक इंपोर्टेड आइडियोलॉजी लेके आए थे पावर में, और एक इंपोर्टेड आइडियोलॉजी ने उनको बाहर कर दिया। मेरा अपना ये पूर्ण विश्वास है कि ये सोशलिज्म, कॉम्युनिज्म, आई हेट दीज वर्ड्स, सारे के सारे इंपोर्टेड था। अरे कुछ तो अपना इंडिजिनस वो रखो यार। पंचायती राज, चलो एक इंडिजिनस टर्म, इट इज टिपिकल टू दिस लैंड। बट ये मार्क्सिज्म, ये लेनिनिज्म, यूएमएल, माओइस्ट, सोशलिज्म, ये क्या है? तो फॉर इंपोर्टेड आइडियोलॉजी से आए थे, और इंपोर्टेड इंपोर्टेड एक मूवमेंट से आपको पिछवाड़े में लात मार के वहां से भगा दिया गया। सो दिस इज कर्मा, दिस इज व्हाट हैपेंड टू द माओइस्ट। आप
जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल बनाया था तो कौन सा माओइज्म था, कौन सा लेनिनिज्म था, कौन सा सोशलिज्म था, क्या था? तुम्हारे आइडियोलॉजी से नेपाल बना कि पृथ्वी नारायण शाह के अच्छे कर्मों से बना? तो यही ये चीज ये हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है इस पर मोनोपोली जो है वेस्टर्न कंट्रीज का है। और नेपाल में एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे बात कही, क्या इसमें बुराई था कि यू विल फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड? तो ये जितने ये एप्स है उनको बोला, क्या बुरा बोला कि यू विल हैव अ ग्रीवांस सेल? मेरा अकाउंट हैक हुआ, इट वाज रिस्टोर्ड आफ्टर 12 days, आई डिडंट नो वेयर टू गो, देयर इज नो ग्रीवांस सेल हियर, यू वेट। क्या इसमें बुराई है? और वो ऑन पर्पस ऐसा डिजाइन किया हुआ है, वो दे आर द वंस हु विल डिसाइड कि कितना टाइम लेना है, आपको किस फोरम से जाना है, आपको कोई ये नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाउ कैन यू परमिट अ थिंग इन योर कंट्री वेयर नोबडी हैज एनी अकाउंटेबिलिटी ऑन दैट सिस्टम? तो उसमें तो कोई बुराई थी नहीं। तो ये क्या है सर कि ये जितना ये हमने देखा है अभी तक, ये जेन जी, अरब स्प्रिंग, सर सक्सेस रेट इज 80%। लेकिन ये जहां भी आप देखो आप हुआ इस तरह के वेस्टर्न इंस्पायर्ड मॉब मोबिलाइजेशंस मूवमेंट्स, उसने कंट्री को जो डिस्टेबलाइज और डिसरप्ट किया, वो फिर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं रिस्टोर हुई। और बांग्लादेश में भी नहीं होगा सर, टेक इट फ्रॉम मी, नेपाल में भी नहीं होगा। मैंने एक किताब लिखी थी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, 2010 में, आफ्टर माय tour and interactions with many people in Nepal, including the Maoist leaders, the president of Nepal, the home minister, everybody. और मैंने आते के साथ मैंने ये किताब का टाइटल रखा था, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। क्यों क्यों नहीं रिस्टोर हो सकता है? इसलिए नहीं रिस्टोर हो सकता है कि तुमने वेस्टर्न इंस्पायर्ड, वेस्टर्न एजेंडा के तहत काम किया। अगर इंडिजिनस एजेंडा के तहत काम करते तो उसका जो रिजल्ट होता वो बहुत सुखदाई होता। लेकिन आपने अपने देश की मिट्टी की पुकार नहीं सुनी, आपने आपने अमेरिका बहादुर के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के वो जो कहते हैं ना सर्कस में, वो जो रिंग मास्टर होता है, उसके इशारों पर, उसके फायदे के लिए, चंद अपने फायदे के लिए ये सब कुछ किया। तो आपको कैसे अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा? देखिए, ये जितने भी ये इस तरह के मूवमेंट्स जो चले हैं, जेन जी हो, अरब स्प्रिंग, तो इसमें ना रिजीम चेंज का मतलब बिल्कुल रूथलेस परस्यूट है जो लोग अनलीश करते हैं उनके द्वारा। वो इट इज रूथलेसली डन फॉर अटेनिंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। और अब देखो, जैसे यूक्रेन का मैं एग्जांपल बताता हूं। यूक्रेन में क्यों किया? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्टली टू डिस्कनेक्ट
Europe from Russia as far as energy supplies were concerned. One bigger objective than that was कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना. उनका कैलकुलेशन यही था कि हम शायद रशिया में भी रेजिम चेंज कर सकते हैं. हो सकता है उनको ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे. पुतिन सर्वाइव्ड ऑल दैट. अब हुआ क्या कि वो ऑब्जेक्टिव, नाटो एक्सपेंशन की ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन की आज ये हालत हो गई है कि इट फाइनली कल्मिनेटेड इनटू वॉर. ये जो यकोनोविच को 2017 में इन्होंने एक ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जब हाउंड किया उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस से, और उसके बाद से कुछ साल के बाद ये जोकर जेलेंस्की को लाए, उसके बाद से इट कल्मिनेटेड इनटू वॉर. और वो वॉर का क्या हुआ? नाटो का एक्सपेंशन भी नहीं हुआ, और कंट्री हैज बिकम a country of destitutes, orphans, widows. Women have been compelled to to find uh, to find money in the oldest profession. तो ये देखिए सर, हुआ कुछ नहीं, बट द कंट्री स्टैंड्स डिवास्टेटेड. बर्बाद हो चुका है देश. ये होता है. वहां भी वो क्या चला था? ऑरेंज रेवोल्यूशन. ऐसे ही फैंसी नेम्स आते हैं. अरब स्प्रिंग, ऑरेंज रेवोल्यूशन. ये बांग्लादेश में क्या हुआ सर? बांग्लादेश में वहां भी जेनजी कर रहे थे. वो जेनजी क्या था? वन, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस्तेमाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए चाइनीज वेयर आफ्टर दी बांग्लादेशी डिस्पेंसेशन कि भैया हमको सोना दिया में एक पोर्ट बनाने दो. पहले तो चिटागोंग मांग रहे थे, फिर वो सोना दिया पोर्ट. और इसीलिए आपको वहां पे ये जो डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक आके वो बैट मतलब वहां तक आ गए और थोड़ा सा पेनिट्रेट करना था. एंड देन उनका ये प्लानिंग और डिजाइन था कि टू मेक अ ब्रेक थ्रू टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. उसको रोकने के लिए शेख हसीना ने आपको बताया कि ये क्रिश्चियन लैंड बनाने के लिए. और तीसरा, टू रोल बैक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. उसके लिए भी बांग्लादेश का जो टेरिटरी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. उसी प्रकार से आप कहीं का ले लो, पाकिस्तान में इमरान, जो कुछ भी हो, इमरान though he fought with under under his candidates fought under the banner of or as independents, लेकिन उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स थे. और अमेरिकन ने कुछ अनथिंकेबल कर दिया कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिलके सरकार बनाए, वैसे ही मुस्लिम ये पीएमएल और ये आपका पीपीपी दोनों से मिलके सरकार बनवा लिया आर्मी के द्वारा. तो आर्मी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद से धीरे धीरे व्हाट हैज हैपेंड इज कि चाइनीज आउट. चाइना पाकिस्तान, स्टोरी ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ओवर. और अब नाउ दे हैव अगेन गॉन टू दैट अमेरिकन स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला, और उसी के तहत उसको चाइना को जेटिसन करके नाउ द साउदीज हैव बीन ब्रॉट इन अगेन. तो ये जितने ये ऐसे जो
वेस्टर्न इंस्पायर्ड, वेस्टर्न कंट्रोल, वेस्टर्न रेगुलेटेड, ये जितने मूवमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल अबाउट regime change with in ruthless pursuit of strategic objectives. आप देखिए ये कैसे करते हैं ये क्या करते हैं कि ये दे क्रिएट की कम्युनिकेटर्स, जैसे कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, ठुकवाने के बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया, he has become a key communicator in Pakistan, in the region and globally. मोहम्मद यूनिस को एक थका हुआ नोबेल प्राइज दे दिया, ही बिकेम अ की कम्युनिकेटर, प्राइज दिया, पैसे भी कमाए क्लिंटन्स ने, अमेरिकन डीप स्टेट ने इससे, ठीक है ना, बांग्लादेश का पैसा। ये जो मेयर है आपका काठमांडू का, उसको भी दे इन्वेस्टेड इन हिम ओवर द इयर्स और इसको बना दिया की कम्युनिकेटर्स, क्योंकि इसको जेनजी के लिए इस्तेमाल करना था। जेलेंस्की एंड सो मेनी अदर्स, so they start investing from a very for a very for a very long time, just as they did with Ziaul Haq. जियाउल हक जब जॉर्डन में था, वहां से इसको सीआईए कल्टीवेट करना शुरू की थी, when he was commanding that brigade, when he was when he had butchered the Palestinians, वहां से इसको ये कर। और थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ एसाइड आपको मैं कह देता हूं, एक बात बताइए, मैं हमेशा ये थोड़ा सा पता नहीं, आई एम टेम्पटेड टू एक ब्रीफ असाइड के लिए, उस दिन आपसे बात हो रही थी और मैं इस बात पे कायम हूं कि पाकिस्तान डज नॉट हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। जो भी इनके वहां पे है पाकिस्तान में, वो सब अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे। सोवियत यूनियन के खिलाफ जब वो 10 साल का वो जो युद्ध चला अफगानिस्तान के बैटल फील्ड्स में, उसके लिए लाके रखे गए थे, वो वहां पे है, वो एक समस्या बन गई अमेरिकन के लिए। और अमेरिकन को ये बोगी भी चलाना था कि पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर पावर, सो दैट आप इंडिया हावी ना हो जाए उस पर। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बना ही लिया था, तो फिर जियाउल हक को उड़वाने की क्या जरूरत थी? ये न्यूक्लियर टेस्ट के पहले और बाद में नवाज शरीफ को क्यों नहीं उड़वाया है? उस समय के आर्मी चीफ में क्यों नहीं उड़वाया? वाई वॉज ही किल्ड इफ ही हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड? एनीवे, ये एक ये था। तो दे आर कल्टिवेटेड ओवर इयर्स। अरविंद केजरीवाल कल्टिवेटेड ओवर इयर्स, विदेशी महिला कल्टिवेटेड ओवर इयर्स। अब है क्या ये कि ये करते कैसे? ये क्या करते हैं कि जो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल फिशर्स को फैब्रिकेट करते हैं ये, या उसको एक्सेसरबेट करते हैं। सोशल डिविजन्स, अगर जहां भी इनको मौका मिलता है सोशल डिविजन्स को वाइडन करेंगे। अगर कहीं पे थोड़ा टेंशन है उसको इन्फ्लेम करेंगे, और तब तक इन्फ्लेम करेंगे जब तक कि वायलेंस बिल्कुल स्ट्रीट्स पर ना स्पिल ओवर कर जाए और आपके यहां गवर्नेंस नाम की कोई चीज न रह जाए, योर गवर्नेंस बिकम्स अनटेनेबल। अब है क्या कि ये जितने आपको मैंने बताया, ये जो जेनजी और अरब स्प्रिंग, ये आप देखोगे, और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि ये जितने इस तरह के मोबिलाइजेशन है, चाहे जेनजी हो या कोई और हो,
अभी तो जेंजी का ही अभी फ्लेवर है इसमें। जब ये व्हेन इट मूव्स फ्रॉम प्रोटेस्ट टू आर्सन, तो आप देखोगे द नेशनल कंपोनेंट इसमें, जो नेशनलिस्ट कंपोनेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इट एटेन्यूएट्स। ये इनेविटेबल है। क्यों इनेविटेबल है भाई? इसलिए इनेविटेबल है क्योंकि जो टूल्स हैं वो फॉरेन है, जो मेथड्स हैं वो फॉरेन है, वो होम ग्रोन नहीं है। इवन जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी फॉरेन। अब आप बताइए कि ये जेनजी नाम किसने दिया? हम सभी जगह पे, चलो नेपाल में देव हो गया, बांग्लादेश में किसने दिया? ये जो अभी लद्दाख में हुआ है इसको किसने दिया था? कोई एक ही सोर्स होगा ना सर। तो ऑब्वियसली जो इनके हैंडलर्स हैं वो सभी को ये बांट रहे हैं, ये जेनजी का ये तेरा ये टूल किट तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। और क्यों? वाई यू नीड अ वाई यू नीड ए फॉरेन थीम और ए वेस्टर्न थीम? क्योंकि सर नेशनल, आपके नेशनलिस्ट आइडेंटिटी और थीम का कोई इंटरनेशनल ट्रैक्शन नहीं है सर। आपको फंडिंग भी नहीं मिलेगी। आप अगर आप आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो ट्रैक्शन अंदर में ही है, बाहर में नहीं है उसका। बिकॉज इट इज अ इंडिजिनस स्लोगन। लेकिन यहां पर यही मजबूरी है कि अगर ये लोग इस तरह के थीम्स वेस्टर्न नेम्स नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो ना तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, ना इनको इनको फंडिंग मिलेगी। हम्म, अब आप देखिए, अब मैं जो कह रहा था कि जो नेशनलिस्ट कंपोनेंट किस हद तक एटीन्यूएट करता है नेपाल में आपने देखा। ठीक है, आपने गवर्नमेंट सिंबल्स को जो भी किया, मारा पीटा भगाया, मैंने कहा वो कर्मा थ्योरी है। किसी को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को पीटा, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को आपने जला जला दिया। लेकिन आपने सिंह दरबार जो एक हिस्टोरिक जगह है उसको क्यों आपने, वो तो आपका नेशनल, बहुत बड़ा नेशनल सिंबल था। आपका जो सुप्रीम कोर्ट का वो था, वो एक बहुत बड़ा सिंबल था। उसको आपने क्यों डिस्ट्रॉय किया? उसके बाद जो सबसे बड़ा नेपाल का, जो सबसे बड़ा नेपाल का जो सिंबल है, नेशनल सिंबल, वो है पशुपतिनाथ मंदिर। उस पर आपने उसको असॉल्ट किया। इट इज द मोस्ट रेवर्ड सिंबल ऑफ नेपाल। और क्या हुआ सर? आपने सरकार तो हटा दी। वो नालायक सरकार, मैंने कहा कि अ, जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से चले गए। लेकिन जो आपने ये वेस्टर्न कंट्रोल्ड, वेस्टर्न इंस्पायर्ड जो आपने तरीका चुना, या वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड तरीका चुना, आपने सरकार तो हटा दिया, बट यू ऑल्सो ट्रैम्पल्ड ऑन द नेशन। इन द प्रोसेस यू डिस्ट्रॉयड द नेशन एज वेल। अब बांग्लादेश में क्या था सर? बांग्लादेश में भी सुनिए, वहां भी सब अंग्रेजी नाम। कोई उसको मॉनसून रेवोल्यूशन बोल रहा है, तो कोई उसको जेन जी रेवोल्यूशन बोल रहा है। ठीक है ना? ये इंड्योरिंग हो सकता है? कभी स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं लगता है मुझे। बांग्लादेश
continued as a nation state because जो उसकी फाउंडिंग जो फाउंडिंग उसकी फिलॉसफी थी या उसका जो मूवमेंट था, इट वाज ऑल इंडिजिनस. कोल्ड वॉर के जो भी इंपेरेटिव्स रहे, बट द एडिफिस ऑन विच बांग्लादेश वाज क्रिएटेड वाज टोटली इंडिजिनस. उस समय ये फैंसी नेम्स नहीं थे, ये सब जेनजी और मॉनसून, ये मुक्ति योद्धा, दे कॉल्ड मुक्ति योद्धास. संग्राम, संग्राम इज अ टिपिकल संस्कृत वर्ड, ठीक है, बाय द वे. ये इस्तेमाल उस समय हुआ था. अब है क्या कि जब आप फॉरेन स्क्रिप्टेड आप ऐसे मूवमेंट्स चलाते हो तो इट स्पॉन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोर्सेस जो कि एक्चुअली आपके नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के दुश्मन रहे. जैसे बांग्लादेश में जमायते इस्लामी, ये यूनिस, ये जो भी आप जेनजी मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, ये स्टूडेंट लीडर को लेके क्लिंटन को इंट्रोड्यूस कर रहा था, व्हाट हैज इट स्पॉन्ड? क्या प्रोड्यूस किया? द जमायते इस्लामी टुडे इज कॉलिंग द शॉट्स. द सेम जमायते इस्लामी which killed thousands of people in East Pakistan, now Bangladesh, at the behest of the Western Pakistan leaders. आज वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है बांग्लादेश में, वो और उसका स्टूडेंट विंग इस्लामिक छात्र शिविर, उनके बहुत डीप पॉकेट्स हैं. जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश इज अगेन एक्टिव. तो ये क्या है आदि कि जब भी ये जेन जी या इस तरह की चीजें चलाई जाती हैं तो जो फोर्सेस वो स्पॉन करता है विच आर एक्चुअली एंटी नेशनल फोर्सेस इन द टारगेट कंट्रीज, उसके बारे में भी जो स्पॉन्सर्स जो हैं, जो आका जो बैठे हुए ऊपर में, दे आर नॉट कंसर्न. योर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हैज गॉन फॉर ए 6. नेपाल में चला गया, इधर चला गया, सभी जगह चला गया. दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. आपका नेशन, हाउ हाउ आर दे कंसर्न कि आपका नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो सफर कर रहा है, क्या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? दे आर नॉट कंसर्न. बट वी हैव टू बी कंसर्न, एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग विथ यू टुडे. अब ये देखिए सर कि ये ऐसा तो नहीं है कि भारत में पहले भी हुआ है ये जेन जी टाइप का मूवमेंट. ये किसान आंदोलन था, जब ये शाहीन बाग में हुए, सब वही थे, सब विफल हो गए. और जब ये नेपाल में हुआ, नेपाल और नेपाल में, तो इसका अंदाजा तो लगाया जा रहा था कि बिहार यहां पर होगा, कहीं नहीं कहीं कुछ होगा. तो इनको सबसे सॉफ्ट स्पॉट मिला, वो था लद्दाख. और क्योंकि हिंटरलैंड में फेल हो चुका था ये, सो दे चोज लद्दाख स्ट्रेटेजिकली अ वेरी सेंसिटिव एरिया. लेकिन फिर मैं वही सवाल पूछता हूं, ये सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड पहले क्यों नहीं की भाई? जब आर्टिकल 370 था तो तुमने तो आग लगा देनी थी.
तुमने तो कुछ नहीं किया, यू नेवर वेंट ऑन फास्ट ऑन टू डेथ। मुफ्ती के ये महबूबा जब चीफ मिनिस्टर थी, या फारूक अब्दुल्ला था, या जब उसका पिताजी था, या शेख अब्दुल्ला था, या मुफ्ती मोहम्मद सईद था, तुमने तो कभी नहीं वो किया। नो लद्दाखी वेंट फास्ट ऑन टू डेथ। तो ये देखिए क्या है इस अ, कैसे इस आदमी को तैयार किया गया। पहले फर्स्ट ही वाज प्रमोटेड एज अ इनोवेटर एंड अ साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। आप अगर वहां से बात कर ले, जो जो आइस स्तूप उन्होंने बताया है, ही हैज लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। सर वहां पर वो मेल्ट करता है पाइप्स एंड ये जो प्लास्टिक शीट्स एंड दिस एंड दैट, ये तो मेरे को वहां पर लोकल्स ने बताया। ठीक है, तो ये देन ही वाज, जब ये सब बनाया, देन इस पर अवार्ड्स की वर्षा होने लगी। ठीक है ना। तो इसको काफी सीआईए लिंक्ड, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा काफी 2-3 अवार्ड मिले। एंड फाइनली इन 2018 इसको मेगाससी अवार्ड मिला। और आपको तो मालूम है कि मेगाससी अवार्ड लेने के बाद ही हमारे यहाँ अरुणा रॉय, और ये आपका अरविंद केजरीवाल, और ये आपका ये रवीश, ये सब आप वो इसी कैटेगरी का है ये भैया। और 2018 में जब ये मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद ही बिकेम द की कम्युनिकेटर। उसके बाद आप बताइए कि मान लो स्टेटहुड की बात है, सिक्स शेड्यूल का बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे। डिमांड तो कंट्री, मतलब अभी तो बातचीत होने ही वाली थी ना, बातचीत तो चल रही थी। आपको यूनिस से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको इस्लामाबाद जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ब्रीद पाकिस्तान क्या था वो? डॉन अखबार के द्वारा, डॉन ग्रुप के द्वारा कोई ऑर्गेनाइज था सेमिनार, वहां चला गया ये। वहां पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कई मीटिंग्स हुई है वहां पे, मुझे इस बात की जानकारी है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि एक और बहुत महत्वपूर्ण एंगल है इस चीज का, कि आखिर ये आदमी सडनली ओवरड्राइव पर क्यों चला गया। 2018 2019 के बाद, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्या है कि आर्टिकल 370 के बाद जो मौजूदा सरकार है भारत में, उसने एक ऐसा एक ऐसी उपलब्धि थी ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसको कश्मीर में चाहे अब्दुल्लाज हो, चाहे ये मुफ्तीज हो, या कोई हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, उसको एक इम्पॉसिबल प्रोपोजिशन मानते थे। और इसलिए इम्पॉसिबल प्रोपोजिशन मानते थे क्योंकि उनकी ये समझ थी कि पाकिस्तान के अलावा चाइना और जो पश्चिमी देश है, जिसमें अमेरिका बहादुर भी शामिल है, उनके रहते हुए किसी सरकार की दम नहीं हो सकती है। ऐसा इनका नेटवर्क था और ऐसा इनका इन्फ्लुएंस था कि इनके रहते हुए कोई ये हटा ही नहीं सकता है, अब्रोगेट कर ही नहीं सकता आर्टिकल 370। उसको कर दिया।
उसको कर दिया। तो ये जो कांग्रेस के जो एलिमेंट्स जो थे लद्दाख में, उनको कहा भाई, उनको कोई प्रॉब्लम तो था नहीं विद दैट अरेंजमेंट। इनको जूते खाने की आदत पड़ गए थे श्रीनगर से। तब इनको एक्टिवेट किया गया कि इसने तो हटा दिया है आर्टिकल 370, अब तुम भी मतलब एक नया मूवमेंट चलाओ, इनके इनको अपने अचीवमेंट को कंसोलिडेट नहीं होने दो। सो दिस इज हाउ सोनम वांगचुक was unleashed कि don't let India consolidate the gains of abrogation of Article 370। वैली में तो प्रॉक्सी वॉर चल ही रहा था, अब लद्दाख को भी तैयार करो प्रॉक्सी वॉर के लिए। जी। एक्चुअली सर एक 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 और चीज दिखती है यहाँ पर, ये जो पाकिस्तानी एंगल जो निकला है, यू नो आप यहाँ पर कुछ करो, क्रिएट सम इशू हियर, वहां से चाइना थोड़ा सा हिलेगा, ही वोंट रियली कम फॉरवर्ड बट ही विल जस्ट मूव अ लिटिल बिट, प्रोबेबली, मे नॉट, बट जो भी करोगे दे वांट दी आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी का वहां पर होल्ड है कश्मीर में, वहां से इधर शिफ्ट करो। As soon as the army बिल्कुल moves out, बिल्कुल। let Kashmir free so that they can start doing their nonsense in Kashmir again. मेरे को ये लगता है सर, बिकॉज द लास्ट टाइम ऑल्सो लद्दाख में कुछ हुआ था, द आर्मी हैड मूव्ड। तो मेरे हिसाब से द प्लान इज भाई यहाँ पर कुछ टेंशन लेके आओ सो दैट द आर्मी हैज टू मूव हियर एंड देन यहाँ पर और वल्नरेबिलिटी। और आदि अगर आप पूरी अगर घटनाक्रम देखें, आप घटनाक्रम क्या है, आर्टिकल 370 हुआ, उसी दौरान आपका ये भी हुआ, गलवान क्लैशेस हुए। गलवान क्लैशेस के बाद देयर वाज अ मैसिव बिल्डअप, ठीक है ना। सिचुएशन, आप अगर उसको टेंस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सब कुछ वहां हो रहा है, और ये आदमी ये कुछ अलग राग अलाप रहा है। अरे भाई, तुमको अभी यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया है इन डेफरेंस टू योर डिस्टिंक्ट कल्चर और वॉट एवर इट इज, डिस्टिंक्ट कल्चर, आपका जो एथेनिसिटी, उसके उसको रिस्पेक्ट करते हुए आपको यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया, जो एस्पिरेशंस आपके थे। और मुझे याद है आदि, कई पहले, जब ये आर्टिकल 370 के पहले यही आता था, इनके जो लद्दाख के लीडर्स थे कि भैया ऐसा है, हमको इनसे आप अलग करो, वी डोंट, हम चाहते हैं कि दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू से कि हम हम डायरेक्टली सेंटर से हम संचालित हम होने को तैयार। दिस इज सर व्हाट इनका आई डिस्टिंक्टली आई इनका डिस्टिंक्टली रिमेंबर दिस। दूसरा इसका चीज, अपना ट्वीट ये है, अपना ट्वीट है सेइंग द सेम थिंग कि भाई थैंक यू सो मच फॉर हाँ? लीविंग लेटिंग अस बी ऑन आवर ओन नाउ, हिज हाँ? ओन ट्वीट। अच्छा, आर्टिकल 370 है, ये क्या कहते हैं, ये जो आर्टिकल 370 के बाद जो भी इनको मिला और एक नया अरेंजमेंट मिला, अरे यार उसको थोड़ा कंसोलिडेट तो होने दो। That consolidation process was very much disrupted because of this, this unprecedented standoff and, the magnitude of army deployment. जहां तक कि स्टेटहुड की बात है, तो स्टेटहुड की आप बोलो कि एक रीजन, वास्ट रीजन, हाउ मच इट्स 85,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। आप सोचो कि वहां पे पॉपुलेशन है 2,76,000, ठीक है सर। मोस्ट ऑफ द एरिया इज इनहेबिटेबल। भाई आदमी तो वही रहेगा ना जहां पानी का स्रोत होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आ, हमको स्टेटहुड दो, तो स्टेटहुड में का एक ये होता है कि फर्स्ट यू शुड बी एबल टू जनरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू।
आपको काफी हद तक सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ता है, और कुछ जो शॉर्टफॉल्स होते हैं, द सेंटर इज देयर, एक फॉर्मूला के तहत उनको वो किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। बट विथ अ पॉपुलेशन बेस ऑफ 2,76,000, व्हाट रेवेन्यू कैन यू जनरेट? आप क्या सड़क भी बना सकते हो एक वहां पे अपने रेवेन्यू? अरे टूरिज्म तो अब शुरू हुआ है ना। तो केवल टूरिज्म से तो आपका पूरा वो रेवेन्यू नहीं आ सकता है। सो इट इज अनसस्टेनेबल, अनटेनेबल। ठीक है। अब आपके दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि इसने अभी बात चल रही है, और आपको मालूम है कि एक इस सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, और वो है माइक्रोचिप इंडस्ट्री को डेवलप करना देश में, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सोर्सेस as far as chips are concerned। आपको दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि बिना माइक्रोचिप्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज। आपने जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो आपने जो किया, जो पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी माइक्रोचिप्स पे ही बेस्ड था। मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, कुछ भी, satellites, anything is just not possible without microchips. Now Ladakh has got some ultra pure silica sand, ठीक है ना सर? और कुछ बात चल रही थी कि वहां पर देश के उन्नति के खातिर ये बनना चाहिए, मतलब वहां पर that area is quite conducive for establishment of industries engaged in production of microchip। इसलिए भी इसको अनलीश किया गया। 6 शेड्यूल की क्यों बात कर रहा है? 6 शेड्यूल में क्या है कि जो लोकल बॉडीज होंगे, उनका जो लैंड यूज जो है वो तय करेंगे कि किस चीज के लिए लैंड यूज होगा। अब आप इन्वायरमेंट की तो बात करते हैं सर, आप ये बताओ कि पूरा का पूरा लद्दाख केरोसिन तेल पे रहता था, अभी भी है काफी हद तक। तो वो केरोसिन भी तो कहीं से आती है ना। कोल का भी वहां पर बहुत सप्लाईज था, तो वो भी कहीं से आता था। तो उनका पोल्यूशन सही है, और तुम्हारा तो पोल्यूशन की भी बात नहीं है। तुम सब कुछ मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ साफ सुथरा और बाकी दुनिया मर जाए। तुमको केरोसिन तेल भी मिले, कोयला भी मिले, सब गर्म करने के साधन भी मिले, नीचे से खाना भी मिले, वो भी मिले, है? तो आप देखोगे कि ये जो 6 शेड्यूल एक्चुअली ये बहुत मिस्चीवियस है। 6 शेड्यूल जो है, ये जितने आपके जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर एक सवालिया निशान बन जाएंगे। और क्या है सर कि ये जो नेपाल का जो स्क्रिप्ट, जो ये जो भी लद्दाख में आपने देखा, देयर इज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, जो कि नेपाल में हुआ, और इसने इन्वोक भी किया। सोनम वांगचुक इन्वोक्ड नेपाल एंड बांग्लादेश। अब एक कंट्री जिसका जीएसटी कलेक्शन $2,070 बिलियन है सर, जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $705 बिलियन है, जिसके मतलब व्हीकल सेल है 25 मिलियन है सर,
जिसका जो सेंसेक है इट हैज क्रॉस्ड 85,000 सर। तुम उसको, यू आर इन्वोकिंग नेपाल एंड बांग्लादेश, यू शेमलेस फेलो। और सबसे बड़ी बात है ये, इस आदमी की एवरीथिंग इज डूबियस। आप देखोगे इसने एक अभी एक पत्नी रखा हुआ है, इसने पहले भी एक शादी की थी, कोई रेबेका नॉर्मैन, ठीक है। वो हार्वर्ड स्कूल में थी और वो घूमने आई थी, उससे शादी कर लिया। बट इम्पोर्टेंटली शी इज शी इज she has done her graduation from School for International Training, which is connected to the US State Department, funded by Ford Foundation. ठीक है, and it is after marriage that funds started flowing to him. इसको अशोका फेलोशिप अवार्ड भी मिला है, which is again funded by Rockefeller Foundation. एंड जस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल, देखिए कितना पैरेलल इस अरविंद केजरीवाल को भी मनमोहन सरकार ने दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया। विदेशी महिला ने चिट्ठी लिखा था मनमोहन सिंह को कि इसको हमको चाहिए, ये क्या आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये आरटीआई पे काम कर रहा है, इस पर ये इसको नहीं भेजना चाहिए। उसी तरह से मनमोहन सरकार ने भी इसको नर्चर किया, इसको बोला कि सुनो, तुम बहुत काबिल आदमी हो, तुम लद्दाख विजन 2025 बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद यूपीए सरकार ने इसको नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, उसका इसको मेंबर बनाया, ठीक है ना। और 2016 में इसको सब वही वाले अवार्ड मिले, जो डीप स्टेट वाले अवार्ड है, फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड, टीएन कोशे मेमोरियल अवार्ड, ये सब। और अभी इसने रिसेंटली कॉल किया था फॉर आर्मी टू हॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है सर। देन यू वुड बी अवेयर 2023 he had announced that he will carry out fast unto death on Khardungla Pass, thereby blocking the Khardungla Pass। और आप अगर उस एरिया में मैं तो सर्व किया हूं, वो दैट इज क्रिटिकल फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक्स टू दैट रीजन, which faces the Pakistan, which is on the Pakistan Indo-Pak frontier and including Siachen, वहां पर। तो इसका ये सब बड़ा कैलकुलेटेड मूव रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने एक, आपको मालूम है आदि की 6 तारीख को इसकी मुलाकात होने वाली थी एमएचए ऑफिशियल से, ये इन्हीं चीजों पे डिस्कशन के लिए, ऑन 6 अक्टूबर। ये सडनली ही वेंट ऑन दिस हंगर स्ट्राइक एंड देन ही स्टार्टेड प्रोवोकिंग पीपल। इसकी नहीं थी सर, वो हिल काउंसिल और कारगिल डेवलपमेंट काउंसिल की थी। जो भी हो, ये भैया ही कुड हैव वेटेड फॉर दैट ना आउटकम। स्कूल दूसरा क्या है सर कि मेरा सबसे जो सेंसिटिव चीज है कि नेपाल में दे ड्रैग्ड स्कूल चिल्ड्रन टू प्रोटेस्ट इन यूनिफॉर्म एंड विथ स्कूल बैग्स, छोटे छोटे बच्चों। आप मुझसे बताइए कि क्या एक 10 साल का बच्चा, क्या उसके पास इतनी मेच्योरिटी है या इन्फॉर्म्ड, वो इतना इन्फॉर्म, क्या वो इन्फॉर्म पॉलिटिकल चॉइस कर सकता है एक 10 साल का बच्चा जिसकी खेलने खाने की उम्र है। उनको यहां भी इस्तेमाल किया गया, बांग्लादेश में भी इस्तेमाल किया, और इस नालायक ने भी इस्तेमाल किया, और इसको अपने जेनजी का एक तगमा दे दिया। ये बच्चे, they have been fed up
fed with so much of negativity कि ये बड़े होके इतने सिनिकल बनेंगे कि ना तो ये अपने देश, ना अपने देश, न समाज, तो छोड़ो, ये अपने परिवार के भी किसी काम के नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूं आज। तो ये जितने जेन जी के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं ना सर, दे आर पॉलिटिकल पीडोफाइल्स, दे आर पॉलिटिकल पीडोफाइल्स। और आप जो देख रहे हैं इसमें कितना चाइनीज का हाथ है नहीं है, लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि विदेशी महिला ने तो साइन किया था ना MOU 2008 में, तो उसमें कुछ लद्दाख के लेके भी कुछ चीजें होंगी। हो सकता है अभी जियो पॉलिटिक्स बदल गया हो, बट ये आर्टिकल 370 के जाने के बाद, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ जितने प्लेयर्स है हमारे रीजन में, पाकिस्तान, चाइना एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, वो सब के सब हमारे एब्रोगेशन, इस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से परेशान थे। और इतने परेशान थे कि ये उनका एक ये हुआ कि अच्छा चलो, इधर तो तुमने ये कर दिया, अब तुमको दिखाते हैं कि लद्दाख में हम क्या कर सकते हैं। एंड लद्दाख में वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में चाइना है। तो इसलिए चाहे जो कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो भी कार्रवाई करनी पड़े, हम इस आदमी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते हैं। और उससे ब्लैकमेल होना विल बी परनिशियस, क्योंकि ये हिंदुस्तान का स्ट्रैटेजिकली सबसे सेंसिटिव इलाका है। अगर लद्दाख डिस्टेबलाइज हुआ तो फिर देश को कोई नहीं बचा सकता है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। Indeed, sir, बड़ा dangerous scenario है, and I'm glad the government has reacted the way it is. एक तो example तो बन ही गया है कि भैया ये सब पंगे करोगे तो लात पड़ेगी बहुत बुरी तरह से. So that's good, but let's see कैसे होता है आगे. But on that note, sir, thank you so much for the research, and आपने बताया है कि this is how dangerous this is, and we need to be careful and we need to be cautious with such characters around. I'm glad देश भी जगा हुआ है, government भी जगी हुई है, and I think we should be able to wait this through. On that note, sir, always a pleasure to have you on the platform. आदि Guys, आदि आई मस्ट टेल यू दिस कि हमको कुछ लोग, अब कुछ रिटायर्ड फौजी भाई लोग, आप जानते भी हो, नहीं मतलब वी शुड बी सेंसिटिव टू देयर कंसर्न्स और ये वो। मैंने अभी अभी जस्ट 1 मंथ बैक मैंने एक प्रोग्राम में असिस्ट किया था जहां से लद्दाख के बच्चों को भारत दर्शन के लिए ले गया गया था। आई गॉट देयर, मैं उनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनका टूर कंडक्ट करवाने में मैंने कुछ अपना योगदान दिया था। स्टेट तो इतना सेंसिटिव है, और आप क्या कर रहे थे वहां पे? आप जब वहां पोस्टेड थे, और जहां तक फॉल्ट लाइंस की सवाल है, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा समाज है, कौन सा ऐसा परिवार है जहां पे फॉल्ट लाइंस नहीं है? क्या अमेरिका में फॉल्ट लाइंस नहीं है? अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया गया, कोई बात करता है यहाँ पे? ब्रिटेन में तो ऐसी मतलब डेमोग्राफिक ऐसी खाई पड़ चुकी है, मतलब बन गई है वहां पे, कि जिसको कोई नहीं ब्रिज कर सकता है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? लुक एट द फॉल्ट लाइन्स इन फ्रांस।
कहां पर फॉल्ट लाइंस नहीं है? ये ना दिस टेंडेंसी टू रन डाउन योर सेल्फ, it will do no good to you, to the society and the country. ग्लास को आधा आधा भरा हुआ देखने की कोशिश करें, आधा खाली नहीं. True, sir. No doubt. On that note, sir, as always, a pleasure to have you on the platform. सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस, एंड इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल. QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स is the way to do it. Namaskar.